अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात तमाम खबरों की कर लेते हैं और सबसे पहले जो आज बात करेंगे पीएफआई पर सबसे बड़े एक्शन की हम बात कर लेते हैं। आतंकी गतिविधियों और उनके अंजाम देने वाले इनके मददगारों के खिलाफ केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश सरकार अब बेहद सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में गुरुवार को राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी रही। टेरर फंडिंग को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के दफ्तरों में देश भर में यह छापेमारी चल रही है। लखनऊ के इंदिरा नगर में दर्जी का काम करने वाले पीएफआई के यूपी प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही बाराबंकी के नदीम को हिरासत में लिया गया। राजधानी लखनऊ के साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यूपी एटीएस के साथ एनआईए की टीम ने ताबड़तोड़ ये छापेमारी की है और इसमें सबसे ज्यादा छापे पीएफआई के दफ्तर में डाले गए हैं। तो पीएफआई पर सबसे बड़ा यह एक्शन, देश के 13 राज्यों में सबसे बड़ा एक्शन यह लिया गया। एनआईए और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन, लगातार यह छापेमारी चल रही है और यूपी से अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 6 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी, बहराइच में यह छापेमारी और यह सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। 19 दिसंबर 2019 एक ऐसी तारीख जब लखनऊ में हिंसा भड़की। मामला था सीएनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन का, जिसमें लखनऊ में कई ऐसे अलग अलग इलाके थे जहां पर हिंसा हुई थी। सरकारी वाहनों को फूंका गया था और इसके अलावा जो गाड़ियां थी मीडिया की उनको फूंका गया था। 54 से ज्यादा लोगों को इसमें गिरफ्तारी की गई थी। और आप इस चौकी को देखिए, ये पहले मदेगंज चौकी थी जिसे आग के हवाले कर दिया गया था और यहाँ आग के हवाले करने के कुछ महीने बाद ही संज्ञान लेकर इसे फिलहाल अब थाना बना दिया गया है। लेकिन उस घटना के बाद कई ऐसे संदिग्ध थे जो पुलिस की निगाह में चढ़े थे। 12 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो इसी मदेगंज के आसपास के रहने वाले थे। अब उसी में से ज्यादातर नाम सामने आए हैं इस पीएफआई से कनेक्शन को लेकर। जब आज छापेमारी हुई है तो 5 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इसी आसपास के इलाके में रहने वाले हैं। खास बात है कि जिस वसीम का नाम सामने आया है वो भी सीएनआरसी के दंगे में जेल में गया था और करीब 6 महीने पहले ही रिहा होकर बाहर आया था। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और कुछ चीजें भी बरामद की हैं जिसको संदिग्ध बताया जा रहा है। फिलहाल वसीम और उसके अन्य साथियों से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है जिसमें सर्वोदय नगर, इंदिरा नगर और लखनऊ का मदेगंज इलाका शामिल है जहां पर छापेमारी की गई है। अभी वहां से करीब 12 से ज्यादा लखनऊ को जो ऐसे लोग हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये पूरा मामला सीएनआरसी के जो विरोध प्रदर्शन था और उसके बाद जब हिंसा हुई उससे जुड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि उससे से जुड़े हुए ज्यादातर लोगों के नाम अब पीएफआई कनेक्शन में निकल कर आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फंडिंग हुई है वो उसी सीएनआरसी की जो हिंसा हुई उसके बाद से ऐसे लोगों को फंडिंग हुई। फिलहाल 14 से ज्यादा प्रदेशों में आज छापेमारी हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश में करीब 18 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बहराइच के भी एक लोग शामिल हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अभी पुलिस उनसे सबसे पूछताछ कर रही है और अन्य नामों के खुलासे होने की जल्द संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौकीर वही, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नाबार्ड के 90वें स्थान के साथ ही ए ग्रेड दिया गया। ए ग्रेड के साथ अब बैंक के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। आपको बता दें कि इस समय देश में कुल 33 राज्य सहकारी बैंक सक्रिय हैं और यूपी सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के मुताबिक आने वाले समय में कोऑपरेटिव बैंक और बेहतर काम भी करेंगे। इस मौके पर सहकारिता से जुड़े अधिकारियों ने ए रैंकिंग मिलने की खुशी में मंत्री राठौर को गुलदस्ता भेंट करते हुए बधाई दी है। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी पिछले दिनों में नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को ए कैटेगरी में ग्रेडेड किया गया है और जिसके कारण हम 9वें स्थान पर पूरे देश में आए हैं। पूरे देश में राज्य सहकारी बैंक 33 हैं, उसमें से 9वें स्थान पर हमारा बैंक आ गया है और ए कैटेगरी में होने की वजह से कई प्रकार के आयामों में वृद्धि हो रही है। अभी आपको ध्यान में होगा कि पिछले समय में हमने उत्तर प्रदेश में 1944 से जब से ये बैंक चालू हुई थी तब से केवल हमारे पास 27 ब्रांचेस थी। उन ब्रांचों में वृद्धि करते हुए हमने 13 ब्रांच और बढ़ाई और 40 ब्रांचेस हमारी उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हुई हैं।
और वहीं पिछले दिनों श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें श्रीकांत त्यागी ने एक महिला को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। श्रीकांत त्यागी पहले ही कई मामलों में गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल मिल चुकी थी उनको, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के मामले में श्रीकांत त्यागी को आज हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। और वहीं रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद फर्नीचर न्यायालय के समक्ष पुलिस ने पेश किया है। और आपको यह भी बता दें कि कल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के कमरे की दीवार तोड़कर फर्नीचर यह बरामद किया गया था और ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह फर्नीचर मदरसा आलिया से चोरी हुआ था। पुलिस ने बरामद किए गए फर्नीचर को 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर कोर्ट के समक्ष पेश किया है। और साथ ही यह भी बता दें कि साल 2019 में धारा 397, 379, 411, 448 के तहत ये थानागंज में मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि यह फर्नीचर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी परवेज और सलाउद्दीन की निशानदेही पर कल यूनिवर्सिटी से बरामद किया गया था। अभी तक जो आ रहा है कि ये कुंभ के मेले से खरीदी हुई मशीनें हैं जो हर जिले को दी गई थी, नगर निगम को और नगर पालिकाओं को सफाई के लिए। तो अभी यही है, इसमें खाली इसके जो नंबर हैं वो देखें, जिस पे चेसिस नंबर जो पड़े हुए हैं उनके आधार पर ट्रेस हो जाएगी। और यूपी कांग्रेस के स्तर पर पंखुरी पाठक को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें यूपी कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी बना दिया गया। दानिश आजम, वारसी और शुभम शुक्ला को वाइस चेयरमैन बनाया गया। साथ ही शालिनी सिंह को भी कांग्रेस सोशल मीडिया का वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। और आजमगढ़ जिले के इटावा में बने हाईटेक जेल में न्यायालय के आदेश पर बंदियों की एचआईवी जांच की जा रही है, जिसमें यह पता लगाया जाना था कि कितने बंदी एचआईवी संक्रमित हैं। जेल में चल रहे एचआईवी जांच की प्रक्रिया में बंदी भाग नहीं ले रहे हैं और अभी तक आधे बंदियों की जांच ही हो पाई है, जिसमें अब तक 10 एचआईवी संक्रमित बंदी भी मिले हैं। साथ ही किसी महिला बंदी में भी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आईएन तिवारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर बंदियों की एचआईवी जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बंदियों को समान बंधुओं की ही तरह रखा गया है। उनको वायरल के हिसाब से दवाएं दी जा रही हैं। अगर किसी बंदी को कोई किसी समस्या से वो जूझ रहा है तो उसके हिसाब से उसका इलाज भी किया जाएगा। और यूपी में इन दिनों मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। पिछले कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश भी हो रही है। मौसम केंद्र लखनऊ ने गुरुवार को भी यूपी में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को सीतापुर, कन्नौज, कानपुर देहात, साथ ही उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, औरैया, जालौन, झांसी और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं, जिसमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही हरदोई, कानपुर, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में बहुत से भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट इन जिलों में जारी किया गया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा सप्ताह के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज पहुंचे हैं। नरेंद्र कश्यप ने जल ही जीवन पर लोगों को जन जागरूक उन्होंने किया है और साथ ही जल संरक्षण के उपाय भी उन्होंने बताए हैं। इस दौरान नरेंद्र कश्यप ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत भी की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो देख लेते हैं। के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। सर, आज आप जल ही जीवन एक कार्यक्रम में आपने शिरकत की। जल संरक्षण की दिशा में आपकी सरकार किस तरह से कार्य कर रही है? हम लोग आज लखनऊ के ब्लॉक में आए हैं और सभी आए हुए ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि जल का संरक्षण जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश सरकार निरंतर हर घर जल की योजना के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसके माध्यम से जल को बचाकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। तो सरकार का अभियान है जल को बचाकर जीवन को बचाने का। उसी क्रम में आज का अभियान है। तो निश्चित है कि पूरे प्रदेश में आज ओबीसी मोर्चा जल बचाने के लिए जनता जनार्दन से आह्वान करेगा। और जल बचाने के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया कि पशुओं को नहलाने के लिए हम तालाबों का प्रयोग करें, अपने गाड़ी को धोने के लिए हम बाल्टी मग्गे का प्रयोग करें,
और सुबह अगर हम ब्रश भी करते हैं तो पानी की टोटी को खुला ना छोड़ें, नहाने के लिए पाइप का प्रयोग ना करें, पानी घरों से निकलता है उसको तालाबों तक पहुंचाएं, खेतों में पानी अधिक है तो उसको नदी नालों में पहुंचाएं। अगर जल बचेगा, पानी बचेगा तो जीवन बचेगा। तो जीवन को बचाने के लिए, पानी बचाने का एक बड़ा अभियान लेकर हम लोग मैदान में हैं और खुशी की बात है कि जनता जनार्दन का अपार समर्थन मिल रहा है। निश्चित है कि पानी भी बचेगा और जीवन भी बचेगा। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आपका मुख्य फोकस क्या है? निश्चित उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र इस समय चल रहा है और चूंकि मेरे पास पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण 2 विभाग का मैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है, तो पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति मिले, शुल्क पूर्ति मिले, पिछड़े वर्गों के गरीब बच्चों को छात्रावास, पिछड़े वर्गों की बच्चों की शादी में अनुदान और पिछड़े वर्गों के बच्चों को हायर एजुकेशन में ले जाने के लिए हम जल्दी उत्तर प्रदेश में कोचिंग खोलने के लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार का पूर्णतया लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश के समस्त पिछड़े समाज को उनके पैरों पर खड़ा करके स्वावलंबी बनाएंगे और पिछड़े वर्गों के बच्चों को उच्च शिक्षा देकर उनको उनके पैरों पे खड़ा करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप थे, जो आज जल ही जीवन के कार्यक्रम में गोसाईगंज पहुंचे हुए थे, जहां पर इन्होंने जल संरक्षण की दिशा में लोगों को संबोधित किया। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। और वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट में आज 22 सितंबर को मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया है। इसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख यह तय की है। आपको बता दें कि 12 सितंबर को वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर मामले को सुनवाई के योग्य उन्होंने माना था और 22 सितंबर को सुनवाई की तारीख यह तय की गई थी। फिलहाल कार्बन डेटिंग के लिए वकील ने अपना पक्ष रखा तो उसकी सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख अब तय कर दी गई है। आज माननीय न्यायालय में जैसे ही ये 8 सप्ताह का जो समय मुस्लिम समाज ने मांगा था, माननीय जिला जज ने उनको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ये जो 8 सप्ताह का कहे नहीं, ये बात आप गलत अध्ययन की आख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 8 सप्ताह उनका खारिज कर दिया। दूसरा चीज, 16 लोग जो 110 के अंतर्गत दाखिल होना चाहते थे, उसमें माननीय जिला जज ने यह कहा कि जिनके भी अधिवक्ता या स्वयं उपस्थित हों उनका नामांकन किया जाए, अन्यथा नहीं। 8 लोग उपस्थित थे, उनका नाम दिया गया। तीसरा बिंदु, माननीय विष्णु शंकर जैन जी हिंदू पक्ष की ओर से कार्बन डेटिंग की मांग रखे, इसलिए कि डेटिंग की मांग रखे और स्वीकार कर लिया गया। 29 तारीख को, जो 29 सितंबर का तारीख है, जिसमें मुस्लिम समाज जैसे ही जो है कार्बन डेटिंग की मांग रखे, वो आपत्ति करने लगे। लेकिन जिला जज ने शांत कराया कि शांत तो रहिए और 29 तारीख तक उनको आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया। मात्र 3 बिंदु पर चर्चा हुई। कोर्ट में विपक्षी द्वारा एक जवाबदेही दाखिल की गई, जो उन्होंने आपत्ति दिया था उसका उन्होंने खारिज हो गया। अब विपक्षी द्वारा आपत्ति आई, जवाबदेही दे दिए हैं और वादनी द्वारा एक कार्बन डेटिंग की जांच की प्रार्थना पत्र दिया गया और जो वादी बनने के लिए प्रार्थना पर 16 लोग दिए थे, सबको खारिज करने के लिए प्रार्थना पर आपत्ति दिया गया, उस पर बल दिया गया। न्यायालय द्वारा 29 तारीख को उस पर आपत्ति आहूत करके 29 सितंबर कार्बन डेटिंग पर नोटिस जारी कर दिया गया है, तो उस पर आगे क्या होगा? नोटिस जारी नहीं किया गया, विपक्षी से आपत्ति मांगी गई है कि उनका कोई आपत्ति तो अपना आपत्ति दे दें। इस पर आगे क्या होगा? 29 तारीख को आपत्ति देंगे, आप सुनवाई होगी। जो हमारी एप्लीकेशन थी कार्बन डेटिंग की, कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है और 29 तारीख को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से उनको ऑब्जेक्शन मांगा है, उसके डिस्पोजल के लिए 29 तारीख रखी गई है। साथ ही साथ जो उसमें पार्टी बनने की दरखास्त थी, कोर्ट ने उस पर हमारा ऑब्जेक्शन मांगा था, हमने दाखिल कर दिया है। 29 तारीख को उस पर कोर्ट अपना ऑर्डर पास करेगी। तीसरी बात, जो 8 हफ्ते का समय मांगा गया था, उस 8 हफ्ते के समय मांगने की रिक्वेस्ट को मुस्लिम पक्ष से कोर्ट ने रिजेक्ट किया। आज की सुनवाई माननीय न्यायालय ने जो है सबसे पहले सुनवाई शुरू किया कि मुस्लिम पक्ष का जो प्रार्थना पत्र था कि ये सुनवाई 8 सप्ताह तक टाल दिया जाए, उसको खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का कोई आदेश नहीं है कि इस पे कोई स्टे नहीं है कि सुनवाई 8 सप्ताह तक रोकी जाए। माननीय न्यायालय ने केवल जो है निर्णय लेने के लिए जो है 8 सप्ताह का समय दिया था कि 8 सप्ताह के अंदर इसको सुन के इस पे फैसला ले लीजिए। ट्रायल के लिए उन्होंने कहीं रुकावट जो है स्टे नहीं दिया है। उसके अलावा
कार्बन डेटिंग पे हम लोगों का एक प्रार्थना पत्र आज पड़ा है, जिसमें माननीय न्यायालय ने जो है उस पे जो है नोटिस जारी करते हुए सभी पक्षकारों को 29 तारीख का समय दिया है कि 29 तारीख तक आप अपने पक्ष को रख लीजिए। मांग हम लोग ने रखा है जो 29 तारीख को जज साहब उसका फैसला सुनाएंगे, जो कि हम लोग को पूरा विश्वास है कि कार्बन डेटिंग होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सत्य सामने आ जाएगा। और तीसरा जो याचिका 16 लोग इसमें पक्षकार बनना चाह रहे थे, जिसके हम लोग खिलाफ है। हम लोग चारों लोग काफी हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं। उसके लिए माननीय न्यायाधीश ने 8 लोगों का नाम लिखा है, वो भी 29 तारीख को ही होगा कि वो लोग शामिल होंगे। उन लोग मतलब समय काटना चाहते, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोग सोचते हैं कि हाँ अब हमारा केस मतलब खत्म ही एक तरह से, फिर भी समय काट रहे हैं। 29 को मतलब जज साहब करेंगे कि जो इस बीच में जो घुस रहे और सब लोग उसमें कौन कौन मतलब शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, उनका मुकदमा लेंगे कि नहीं लेंगे वो है। और कार्बन डेटिंग के बारे में जो हम लोग मुकदमा किए हैं उस पर भी निर्णय करेंगे। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा भर्ती में गड़बड़ी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा में बड़े पैमाने पर नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी देने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैंने पहले ही विधानसभा अध्यक्ष से जांच का अनुरोध कर गलत तरीके से भर्ती हुए नेताओं के रिश्तेदारों की नियुक्ति निरस्त करने के लिए कह दिया है। दूसरी तरफ सूत्रों के अनुसार जानकारी यह भी मिली है कि विधानसभा में नेताओं के रिश्तेदार भर्ती कराने के मामले में जांच कर रही एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दी है। जैसे ही ये मालूम चला कि विधानसभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे ही प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप इस पर जांच करवाइए, और जांच करवाने के बाद दोषी जो पाए जाते हैं या जो गलत नियुक्तियां हैं अवैध तरीके से हुई हैं उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो अपना मंतव्य पहले उनको दे चुका हूँ और इस दिशा में काम भी हो रहा है। और वे उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुओं में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बहुगुणा ने लंपी रोग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक कुल जो संख्या है 20,505 केस पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,028 पशु पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तक 341 पशुओं की मौत की खबर है। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि लंपी रोग से स्वस्थ होने की दर 40% और मृत्यु दर 1.6% है। बहुगुणा ने वैक्सीनेशन के संदर्भ में कहा है कि लंपी रोग की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, जिनके पास 6 लाख टीके उपलब्ध हैं, जिनमें से 5,80,000 टीके प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वितरित किए जा चुके हैं, जिसके साथ ही राज्य सरकार ने 4 लाख टीकों का ऑर्डर भी दिया है। अभी तक जो हमारे पास टोटल उत्तराखंड में लंपी स्किन डिजीज़ के जो केसेस हैं वो 20,505 केसेस हैं, जिसमें से हम लगभग 8,028 पशुओं का जो है पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो चुके हैं। 341 पशुओं की मृत्यु हुई है उत्तराखंड में अभी तक, जो हमारे पास रजिस्टर्ड नंबर्स हैं। स्वस्थ होने का जो दर जो परसेंटेज है वो 40% है, और जो मृत्यु का दर है वो 1.6% है। विभाग द्वारा पशुओं की रोकथाम के लिए 5,80,000 खुराक वैक्सीन जो है वो ऑलरेडी सारे जनपदों में बांट दी गई है। हमारे पास 4 लाख वैक्सीन हमने और ऑर्डर कर ली हैं, जो हमको बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। टोटल में जो हमारे ससेप्टेबल जो हमारे पशु हैं, जो कमज़ोर हैं या जो इनसे ससेप्टेबल हैं, वो 12 लाख पशु हैं टोटल उत्तराखंड में, जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और जिनके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने कुमाऊं में जो है हमारे निदेशक संयुक्त निदेशक को नोडल अधिकारी के नामित किया है। उसके साथ साथ कुमाऊं मंडल में जो रोग से बचाव हेतु उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे उधम सिंह नगर जनपद में हमारी बहुत अच्छा काम हुआ है। वैक्सीन हमारा बहुत अच्छा, वहाँ पे लगभग सिर्फ 8 केसेस अभी तक पूरे उधम सिंह नगर में निकले हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के तहत सिटी क्लब रुद्रपुर में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग लोगों को जीवन सहायक उपकरण ये बांटे हैं। जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, ट्राइसिकल और साथ ही बैसाखी कान की मशीन और वॉकर जैसे अन्य उपकरण भी बांटे गए हैं। कार्यक्रम में जोशी ने स्वच्छता और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने से संबंधित शपथ भी दिलवाई है। साथ ही कोरोना काल में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया है।
और वहीं रुद्रपुर में युवक ने नाम बदलकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि साल 2017 में पीड़ित युवती से इसकी जान पहचान हुई है। फेसबुक आईडी बनाकर युवक दानिश ने दीपक बनकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, साथ ही उससे मोटी रकम भी ऐंठी है। और पता चलने के बाद युवती ने मामले की शिकायत की तो पुलिस हरकत में आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उस मामले को लफ्ज जिहाद से जोड़कर देख रही है और पता किया जा रहा है कि इस काम के लिए किसी ने फंडिंग तो नहीं की है। और वहीं रुद्रपुर में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीओ सिटी आशीष भारद्वाज ने बताया कि 19 सितंबर को सोनू को सुभाष नेताजी कॉलोनी ट्रांजिट कैंप ने सूचना दी और वो अपने साथी के साथ रामलीला और अन्य कार्यक्रम में नाच गाने का प्रोग्राम करने के लिए वो गुजर बसर करते हैं। 18 सितंबर को जब वो रामलीला में प्रोग्राम करने की बात करने के लिए रामपुरा वो जा रहे थे और उन पर कुछ युवकों ने बच्चा चोरी करने जैसे ये आरोप लगा दिए। इस अफवाह को फैला दिया गया जिसके चलते भीड़ वहां पर जमा हो गई और उनके साथ जमकर मारपीट हुई है। गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये रामलीला में काम करते हैं। रामलीला जो हमारे यहाँ होती रहती है उसमें काम करते हैं। अपने साथियों के साथ में आ रहे थे रामलीला में काम करने के लिए। तो अस्फाउल्लाह खां पार्क जो है खेड़ा में, वहाँ पे इनके साथ में रुक के ये गुलाम और जावेद और अन्य लोगों ने इनके साथ में मारपिटाई की। इस आधार पे, अफवाह के आधार पे कि ये बच्चा चोर वाला गिरोह है, तो इनको हमने गिरफ्तार किया है। पहले एफआईआर दर्ज करके 147, 123, 504, 506 में, और फिर हमने इनको गिरफ्तार किया और इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। और आप लोगों के माध्यम से मेरा सबसे पूरा उधम सिंह जिले में जो भी हमारे निवासी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो इस बात पे ध्यान रखें कि जो अफवाह उन पे ध्यान न रखें, और अगर उनको लगता है कि कोई संदिग्ध घूम रहा है और बच्चा चोरी गिरोह हो सकता है तो कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस तुरंत पहुंचेगी या फिर वो सीधा हमारे यहाँ पे थाने चौकी या कोतवाली में उनको लेके आए ताकि हम उनको तस्दीक कर सकें कि वो बच्चा चोर गिरोह है या नॉर्मल आदमी जो अपना काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन कानून को अपने हाथ में कभी ना लें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।